हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं मेजर टेस्ट एडवांस पेपर 1। पहला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन एल्काइन का। इसको हम लोग डिफरेंटली मैकेनिज्म वाइज देखेंगे लेटर ऑन, बट यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज किया था। देखिए आप, ओजोनोलिसिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका पोजीशन पता करने के लिए हम लोगों ने ओजोनोलिसिस रिएक्शन यूज किया था। इन दिस रिएक्शन एल्कीन एल्काइन एंड पॉलीएल्कीन्स ऑन ओजोनोलिसिस अंडरगो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इट इज ऑफ टू टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जिसमें कि हम लोग को मेनली कार्बोनिल कंपाउंड जिसके एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करेंगे। जिंक एज अ एक्स्ट्रा इसमें यूज किया जाता है एज अ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के केस में। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑन द अदर हैंड कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है या कीटोन एज अ प्रोडक्ट दे सकता है, बट एल्डिहाइड नहीं देगा। एल्डिहाइड विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू एसिड। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ओजोनोलिसिस डज नॉट इंटरफियर विद अदर फंक्शनल ग्रुप। इसकी ये खासियत है कि अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लांग काम करेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1 क्या मेंशन किया है। इस कंप्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन 1 क्या है, तो बोला गया है कि द केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड M आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द M। तो यहाँ पे आपको जो है रिएक्शन ये कुछ दे रखा है C8H18, अगर आप CH814, अगर आप ड्यू कैलकुलेट करते हो इस कंपाउंड का तो 16 + 2 18 - 14 डिवाइड बाई 2 यानी ड्यू 2 आ जाएगा। अब ड्यू 2 की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, क्योंकि ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो रहा है तो डबल बॉन्ड हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। ये सभी पॉसिबिलिटी देखेंगे। दो मेजर रिएक्शन है कि इसको जब हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट दे रहा है C8H14 NO2, ठीक है, ये प्रोडक्ट दे रहा है। और जब हम लोग इसको हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये कंपाउंड दे रहा है C8H16, ठीक है, C8H16, यानी कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहां से आइडिया लग जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन में केवल और केवल 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हुए, दैट मींस इसका एक डबल बॉन्ड होगा और एक रिंग होगा। ये जो ड्यू दिखा रहा है एक डबल बॉन्ड का दिखा रहा है और एक रिंग का दिखा रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है। उसके बाद जब इसको क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड HMu, हम लोग क्या देख ले रहे हैं, इसमें ये जो कंपाउंड बन रहा है C8H15 और Cl, ओनली 1 प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, ओनली 1 प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या 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 पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस केस में। तो अगर चाहें तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू, इसका बेस्ट वे है कि हम लोग ऑप्शन के थ्रू एनालाइज करें कि कौन सा केस हो सकता है इसमें, ठीक है। तो पहले मैं ये जो सेकेंड रिएक्शन है उसको फॉलो करता हूँ। सेकेंड रिएक्शन फॉलो करने से आइडिया आ जाएगा और फिर हम लोग फर्स्ट को देख लेंगे कि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड के साथ में अगर देखा जाए चारों के चारों ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन मैं कंसीडर करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखो, ठीक है, इसका अप्रोच यही होना चाहिए कि हम लोग पहले ऑप्शन को उठाएं और उसके बाद उसमें एनालिसिस करें कि हाँ इस पे ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जब इसका मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, आप क्या देखोगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है लाइक दिस वन। अब क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो देखेंगे कितना प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो आप देखोगे एक क्लोरीनेशन यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और फोर्थ वन ये हो जाएगा। सिमेट्रिकल है तो ये सभी चीजें सेम हो जाएंगी। तो 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे इसको जो है डिसरिगार्ड कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हम लोग रिएक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट जो रिएक्शन है। नेक्स्ट आप देखिए, तो नेक्स्ट के केस में क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और ये ग्रुप रहा, ठीक है। इसके बाद अगर आप हाइड्रोजनेशन, आप एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेक कर सकते हो कि कार्बन 8 है और इसका ड्यू 2, ठीक है। ये इससे पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज द सेम विद द C8H14। क्या देखना है, जो है रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड और साथ में इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये कंपाउंड देगा कुछ इस तरीके से। और जब हम लोग मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3, ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट आएंगे। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसमें 4 आ रहे थे। अच्छा नेक्स्ट आप देखिए, तो नेक्स्ट के केस में जो ऑप्शन है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर हाइड्रोजनेशन कराया जाए, साइक्लोऑक्टीन है, तो ये साइक्लोऑक्टीन अगर हाइड्रोजनेशन में जाएगा ये बनाएगा साइक्लोऑक्टेट। अब सभी के सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है तो इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए होगा। अब ओजोनोलिसिस अगर आप कराते हो इस रिएक्शन का
ओजोनोलिसिस कराते हो, यहाँ पे इन्होंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दे रखा है, मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या करने के लिए मैंने बोला था, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दो, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दो। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, CHO और यहाँ पे ये CH, ठीक है, ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट हो जाएगा। एक बार इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन को, कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ए और बी में नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 1 नहीं है, तो सी करेक्ट है। डी एक बार चेक कर लिया जाए, तो डी हमारा ये दे रखा है कंपाउंड। अब इसको अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करा दें, ठीक है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये कंपाउंड दे देगा लाइक दिस। अब देखो आप कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएंगे, इसमें 1, इसमें 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें तो ये भी कंप्रीहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ओजोनोलिसिस का सेकंड क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या मेंशन किया गया है, एन एल्कीन ए, एक एल्कीन दे रखा है, ठीक है, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसको जब हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दे रहा है, यहाँ पे CHO ग्रुप और यहाँ पे CHO ग्रुप। बोला गया कि कंपाउंड ए क्या हो सकता है, इसमें से कंपाउंड ए क्या हो सकता है। करना क्या होगा, इसमें भी सेम कहानी है कि आप जो है ऑप्शन को उठाओ, 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करो और उसका ओजोनोलिसिस करा के देख लो कि किसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ आपको फाइनल आंसर तक पहुंचा देगा। क्या करना रहता है इसमें, ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे CHO और यहाँ पे आ जाएगा CHO, ठीक है। क्लियरली देख सकते हो ये दोनों प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट कंसीडर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है, देखिए आप, ऑप्शन बी में ये दे रखा है कंपाउंड लाइक दिस, ठीक है, 3 मेंबरिंग डबल बॉन्ड। इसका अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराएं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से क्लियरली देख सकते हो। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सी की बात कर लेते हैं। तो सी के केस में क्या दे रखा है, सी के केस में अगर देखो आप, ये दे रखा है डबल बॉन्ड, ऐसे कुछ दे रखा है। यहां पे भी अगर मैं ओजोनोलिसिस कराता हूं, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन बचता है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसी स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सेम ही स्ट्रक्चर है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये इसी स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर का ये रिप्रेजेंटेशन है लाइक दिस। अगर इसको मैं ओजोनोलिसिस के लिए ले जाता हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे देना है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, CHO और यहाँ पे CH, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, ये कंप्रीहेंशन बेस्ड था, क्वेश्चन 1 का ही कंप्रीहेंशन बेस्ड था, 1 और 2 प्रॉब्लम थे। नेक्स्ट जाते हैं कंप्रीहेंशन 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ये कंप्रीहेंशन दे रखा है एंट्रोपी बेस्ड। अब क्या दे रखा है, 2 moles ऑफ CO2 गैस इज ट्रीटेड टू बी एन आइडियल गैस, इसको हम लोग आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक्सपेंड आइसोथर्मली in the thermal contact with the surrounding, temperature was 27 degrees Celsius against a constant external pressure of 1 bar. The initial and final volume of the gas is 10 liter and 30 liter respectively. हम लोग को कैलकुलेट करना है। Select the correct option regarding change in the entropy of the system. ठीक है, तो डेल एस सिस्टम लिखा जा क्या जा सकता है, देखिए डेल एस सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NRln V2 by V1, ठीक है, NRln V2 by V1। नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है, इसको हम लोग को कैलोरी में कंसीडर करना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इसको हम लोग को जूल में रखना है। 8.3 ln V2 by V1, V2 कितना है 3, तो ln 3 हो जाएगा 30/10, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो इस वैल्यू को, तो ये अराउंड आ जाएगा आपका वैल्यू 18.33, ठीक है, 18.33 जूल पर केल्विन,
जूल पर केल्विन, ये हो जाएगा 18.33 जूल पर केल्विन। ये डेल एस सिस्टम हो गया। डेल एस सराउंडिंग की बात करें, ठीक है, डेल एस सराउंडिंग ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। डेल एस सराउंडिंग में क्या हो जाएगा कि माइनस क्यू सिस्टम, जो इसने सिस्टम से हीट लिया है, बाई टेम्परेचर, ठीक है, माइनस क्यू सिस्टम। अब क्यू सिस्टम किसके बराबर है, ये वर्क डन के बराबर है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा सकते हैं, वर्क डन, ठीक है, क्योंकि डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डेल यू इक्वल टू जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क डन बाई टी। वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन जो होगा ये हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर जो काम कर रहा है 1 बार, वह माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 V2 माइनस V1 दैट इज 30 माइनस 12 डिवाइड बाई टेम्परेचर दैट इज 300, आई थिंक 300, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आपको कन्वर्ट भी करना होगा, क्योंकि ये लीटर एटीएम में होगा, इसको आपको कन्वर्ट करके जो है इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको किलो जूल के अंदर, जूल पर केल्विन में, ठीक है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हो तो फाइनल जो वैल्यू देगा ये आ जाएगा माइनस 20/3, दैट विल बी माइनस 6.66, ठीक है, दैट विल बी लेस देन जीरो। अब आप इसमें देखो क्या मेंशन किया गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो डेल एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, डेल एस सराउंडिंग इज लेस देन जीरो, ये ऑप्शन है। देखो आप, पहला ऑप्शन डेल एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो, गलत है। डेल एस सिस्टम लेस देन जीरो, डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, ये भी गलत है। डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, डेल एस सराउंडिंग इज जीरो, भी गलत है। एंड देन डेल एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, डेल एस सराउंडिंग इज लेस देन जीरो, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ विल बी करेक्ट। अच्छा, इसी में जो सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो क्या दे रखा है कि डेल एस सराउंडिंग द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन द एबव आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि अगर हम लोग डेल एस यूनिवर्स निकालें तो ये सिंपली निकाला जा सकता है। डेल एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, ठीक है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18.33 माइनस 6.66, दैट विल वैल्यू विल गिव, अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हो तो अराउंड ये वैल्यू आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग, 11.67 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है बात। तो इसमें जो है अगर कंसीडर किया जाए तो जो है डेल एस सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, डेल एस सराउंडिंग लेस देन जीरो, एंड टोटल डेल एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, जिसकी वैल्यू है 11.67। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे रखा है, इसको नेम दिया हुआ है क्रेविक्सॉन। क्रेविक्सॉन का एक जो है एड्स के लिए ड्रग यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइक स्ट्रक्चरल जो फीचर्स हैं, उसके बेस पे कुछ इन्होंने स्टेटमेंट फ्रेम किया हुआ है और पूछा है व्हाट इज द करेक्ट अबाउट दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज द क्रेविक्सॉन। आइए देखते हैं। इसमें पहला दे रखा है 2 नाइट्रोजन एटम हैज द डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग देखें टोटल 5 नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो एक बार 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि ये पिरिडिन रिंग में जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यही इसको जो है पायरोल से मोर बेसिक बनाता है, जो कि वन ऑफ द क्वेश्चन जो मेनली पूछा गया है पहले। आइए देखते हैं इसमें। फिर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ये भी लोकलाइज हो जाएंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लोकलाइज हो जाएंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे 8 नाइट्रोजन। नाउ कंसीडर दिस वन, एक और नाइट्रोजन है, तो ये भी डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो टोटल 5 नाइट्रोजन है, आउट ऑफ 5 2 में डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 में लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमसे क्या पूछा है, 2 नाइट्रोजन एटम हैज द डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ सेकंड, only 3 degree amines group is present, 1 3 degree amines group is present in the compound। तो अगर देखा जाए 3 डिग्री अमाइंस की बात करें तो हमारे सामने ये है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, 2 3 डिग्री अमाइंस यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे इसको गलत कर देता है। बोला गया कि 1 3 डिग्री अमाइंस इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, दैट इज इनकरेक्ट। नाउ थर्ड वन, नाइट्रोजन प्रेजेंट
इन द pyridine ring is a most basic। ये भी इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज। यहां बात किया जाए तो ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ स्लाइटली ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। अब ये ऐसा केस है कि दोनों के दोनों लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक जो है sp3 हाइब्रिडाइज है जिसपे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी कम है, तो इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ टू अमाइड फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्लियरली आप देख सकते हो कि एक अमाइड यहां पे प्रेजेंट है और एक अमाइड आपको यहां पे दिख रहा होगा, टू अमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। तो 1,4 ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के केस में। नहीं, अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम दिया है जो कि जियोसिप से पूछा गया। बोला गया है कि द कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट विल नॉट टेक्स प्लेस। हम लोगों ने बोला था कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तभी होगा जब वो एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, अपने से स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, तब हम लोग रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं। तो आइए 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वहां से आइडिया आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लो कि मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया जाए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वन ऑफ द स्टेबल कार्बोकैटायन। क्यों स्टेबल होगा? बिकॉज ऑक्सीजन हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बैक साइड से इलेक्ट्रॉन अपना देगा सच दैट कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होगी। तो वी कैन कंसीडर द डीलोकलाइजेशन ऑफ वी कैन कंसीडर द कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट will takes place in this case। हम लोग को देखना है कि किस केस में जो है हम लोग का रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के केस में क्या है, तो नेक्स्ट में आपको दे रखा है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं, ऑलरेडी ये कार्बोकैटायन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप। अगर मैं इसको रीअरेंज करा के यहाँ ले आता हूँ तो भी स्टेबिलिटी कम होगी। यहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट करके यहां पे ले जाता हूं, अल्फा हाइड्रोजन तो बढ़ेंगे, बट रेजोनेंस इफेक्ट इसका बेंजीन को देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन, दिस कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन वी कैन कंसीडर is more stable, no rearrangement will takes place। This option we can consider, no rearrangement will takes place। now next देखिए, नेक्स्ट में भी कहानी कुछ उसी तरीके से जुड़ी हुई है जो हम लोगों ने फर्स्ट के केस में देखा है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगर हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कराएं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि ये जो कार्बोकैटायन, नया कार्बोकैटायन जनरेट होगा, दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, और इसकी स्टेबिलिटी हम लोगों ने कंसीडर किया था कि एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी इसको मिलेगा। तो सेकेंड जो थर्ड केस है उसको नहीं कंसीडर किया जा सकता। हम लोग को देखना है इन विच केस रीअरेंजमेंट विल नॉट टेक्स प्लेस। नाउ कंसीडर द ऑप्शन 4। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, वैसे होगा नहीं लेकिन करा दिया जाए अगर, तो एक बार स्टेबिलिटी चेक किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है इस कंपाउंड, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया जाए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल क्यों होगा? बिकॉज CO ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसको अनस्टेबल बना देगा। हम लोग को वही नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए स्टेबिलिटी। रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी को फेवर करेगा, स्टेबिलिटी के थ्रू हट जाएगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। हम लोग को वही देखना था कि इन विच केस रीअरेंजमेंट विल नॉट टेक्स प्लेस। तो सेकेंड हो गया और सेकेंड के अलावा 4 हो गया, तो 2,4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको मिलेगा जो है क्वेश्चन नंबर आईपीएक से। एक आसान सा प्रॉब्लम करना क्या है, पूछा गया कि विच ऑफ द आईपीएक नेम आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो हम लोग करते चलते हैं इसकी नेमिंग, और उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है 2 मिथाइल और ये इथाइल, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसकी नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, जहां से हम लोग को लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ तो 1,1,3 मिलेगा, ठीक है। यहां से करते तो 1,3,3 मिलता, 1,1,3 जो है लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट है, तो ये नंबरिंग जाएगी। अब नेमिंग करते हैं, अल्फाबेटिकली पहले जो आएगा उसको लिखा जाएगा 3 इथाइल, भले नंबरिंग कुछ भी हो। 3 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बात? इतनी तो समझ में आती होगी। साइक्लोहेक्सेन
अब देख लो आप ऑप्शन में 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस ऑप्शन इज वेल करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट में यहां पे एक मिथाइल है, यहां पे इथाइल और यहां पे प्रोपाइल। ठीक है, इस तरीके से प्रोपाइल ग्रुप है। अब अल्फाबेटिकली पहले जा सकते हैं, बिकॉज कहीं से भी नंबरिंग करोगे आपको सेम सेट्स ऑफ लोकेंट मिलने वाला है। जब सेम सेट्स ऑफ लोकेंट मिल जाएगा तब आप देखोगे कि अल्फाबेटिकली कौन सा आ रहा है पहले। तो ये रहा इथाइल, ये रहा प्रोपाइल और ये रहा मिथाइल। ठीक है, तो हम लोग पहले जाएंगे इथाइल पे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। ई को फॉलो करेगा मिथाइल, तो 2 3 4 5 6 ये चीज हो गया। तो अब देखो आप लिख लो 1 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल व्हाट इज दिस साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बात? 1 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वन। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि लोएस्ट स्टेट्स ऑफ लोकेंट ऑब्टेन किया जाए। ठीक है, अब यहां पे देखो नंबरिंग किधर से किया जाए ताकि लोएस्ट स्टेट्स ऑफ लोकेंट मिले। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखा जाए इसको? अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको लिखोगे 2 ब्रोमो, ठीक है, 1 क्लोरो देन 4 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, और केस देख लिया जाए। लास्ट इसी का एक और नेम एक और कंपाउंड दे रखा है, देखिए आप। तो यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे है आपका फ्लोरीन एंड देन। अब हम लोग जाएंगे लोवेस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट के लिए 1 2 3 4 5 6, यही लोवेस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट देगा। और नंबरिंग अगर आप करते हो गलत हो जाएगा। अल्फाबेटिकली हाँ पहले लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा 4 ब्रोमो, ठीक है, देन 1 क्लोरो देन 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 ब्रोमो, गलत है। हम लोग को पहले देखना है लोवेस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट। ऐसा मत देख लेना कि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो नंबरिंग उसको पहले मिलेगी, नहीं। अगर सेम सेट्स ऑफ लोकेंट होता है लाइक दिस केस तब हम लोग अल्फाबेटिकली जाते हैं, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि किसमें से जो है लोवेस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये यहाँ पे इन्होंने 1 ब्रोमो दे रखा है, दैट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है? बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, बोला गया है कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज O2 ग्रेटर देन N2 माइनस इज ग्रेटर देन N2। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने। अब कैसे आइडिया लगाया जा सकता है इस केस में? मुझे O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद रखो कि 2 इलेक्ट्रॉन ये गया हुआ है π*2px में 1 इलेक्ट्रॉन और π*2py में 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों एंटी बॉन्डिंग में गए हुए हैं। अब हम लोग को देखना है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो ये रहा 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, और ये अगर मैं कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब एक मुझे बात बताओ, अगर मैं 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट करना है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। कहां से मैं निकालूंगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, तो आप यहां से फिर 14 पे आ रहे हो तो 14 में भी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो अब ये से कैसे कि जो है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिक्रीज फ्रॉम O2 टू N2 माइनस इज गोइंग टू डिक्रीज इन द N2। क्लियर है बात? तो मैं ये बहुत लोगों को यही प्रीफर करता हूं, एटलीस्ट आप ये याद रखो ताकि अदर जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे आप ट्राई कर सकते हो, उसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन B2 ग्रेटर देन N2 प्लस इज ग्रेटर देन N2। ठीक है, सही बात है। N2 के अंदर जो है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो नहीं होंगे, 0 होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसमें जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें 0, यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट है बेस्ड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ देखिए आप नेक्स्ट, NO बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ NO इज ग्रेटर देन NO प्लस। इसको कैसे कंसीडर किया जा सकता है?
NO के केस में क्या आ जाएगा, 8+7 यही होगा, ये हो जाएगा, आपको दे देगा 8+7 मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 8+7 माइनस इस जो है आपका 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब मुझे बात बताओ इसमें कि 15 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और जब आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इसका जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस NO विल बी लेस देन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+। अगर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO विल बी लेस देन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+, दैट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ NO will be less than the bond strength of NO+. That option is correct. तो यानी कि थर्ड यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, अपोजिट में क्या दे रखा है कि bond strength of NO is greater than bond strength of NO+. That is absolutely wrong. Now लास्ट इसका ऑप्शन देख लिया जाए, लास्ट में क्या दे रखा है, bond length of O2+ is greater than O2 greater than O2-, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो O2+ के अंदर अगर आप देखते हो, ठीक है, तो O2+ में नंबर ऑफ जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा ये आ जाएगा 1.5, क्योंकि O2 के लिए 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, ये हो जाएगा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बिकॉज वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज। अगर O2- की बात किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज क्यों हो जाएगा, बिकॉज आप एक अनदर इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कराओगे, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज, और डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 1.5। हम लोग को पता है एज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ये कहानी पता होगी आपको, एज अ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो वेल करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग जा सकते हैं 1, 2, 4, ये करेक्ट होगा, थर्ड करेक्ट नहीं होगा, थर्ड अपोजिट वे से करेक्ट होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा NO+ का विथ रिस्पेक्ट टू ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। हम लोग को पता है कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे तो स्टेबल होता है, बट जो एंटी एरोमेटिक है ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, और उसके लिए हम लोगों ने बताया कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किस तरीके से अपनी प्लेनारिटी चेंज करके नॉन एरोमेटिक में जा सकता है, या किस तरीके से डाइमराइज वगैरह हो सकता है, ये चीजें डिस्कशन का पार्ट बनाता है। तो आइए 1 by 1 ऑप्शन कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज बेंजीन विथ दिस सब्स्टिट्यूट। हम लोगों ने बोला था कि इस केस में अगर आप कंसीडर करोगे दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों था, हम लोगों को इसमें क्लोज लूप लेना था, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लोज लूप में आ रहा है, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। इन दिस केस मींस दिस सिस्टम इज गोइंग टू एग्जिस्ट एट द स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल नहीं होगा। सेकेंड की बात करते हैं, दिस इज द साइक्लोब्यूटाडाइन। यहाँ पे क्या है कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक, और हम लोग को पता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। थर्ड की बात करें तो थर्ड के केस में ये दे रखा है, पहले भी डिस्कशन का पार्ट बना था कि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज होगा ऑक्सीजन के तरफ में, और जब डिलोकलाइज होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में दिस सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक। क्लियर बात, यानी कि यहाँ पे ये भी स्टेबल होगा एट रूम टेम्परेचर पे। फोर्थ वन की बात कर लेते हैं, तो फोर्थ वन में कंपाउंड दे रखा है दिस, ठीक है। अब इस केस में ये भी जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज होगा ऑक्सीजन के तरफ में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन पे निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और हम लोग को पता है कि एंटी एरोमेटिक आर अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, वही पूछा भी है, तो 2, 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम रह चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन है इस क्वेश्चन में, बट इस तरीके का क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है कि विच कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब इस केस में क्या है, कंसीडर द वाई एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। हम लोग वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और इधर जेड मान लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक्स वाई, इसको माइनस वाई ऐसे ले लेते हैं, एक्स और ये जेड, ठीक है। अब समझना इसमें क्या क्या दे रखा है,
कि वाई एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल लीड टू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वन बाई वन कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, इसमें से कौन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पहला है आपका px का px के साथ में, तो px ऑर्बिटल कैसे होगा, ये जाएगा इस तरीके से, px पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सही है, पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड में क्या दे रखा है, डी एक्स वाई और डी जो है एक्स वाई का, एक्स वाई का जो प्लेन है ये है, ये हो गया एक्स वाई पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव इधर, फिर ये पॉजिटिव एक्स वाई है ना, निगेटिव पॉजिटिव। वैसे ही हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई एंड डी एक्स वाई, ये पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ही होगा, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा इससे हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, डी वाई जेड, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। तो डी वाई जेड का जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, डी वाई जेड इस प्लेन में लाइज करेगा, ऐसे कुछ डी वाई जेड। ठीक है, क्योंकि ये तो ठहरा एक्स ऑर्बिटल, तो डी वाई जेड और डी वाई जेड, इनके बीच में ओवरलैपिंग मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि इस वाले पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा, इस वाले पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की बात कर लें, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए फोर्थ ऑप्शन भी दिखा दें। फोर्थ ऑप्शन में आपका है px हो जाएगा ऐसे, ठीक है, एक्स ऑर्बिटल के नाम, और जो है आपका दे रखा है dxy, तो dxy ऑर्बिटल इस तरीके से हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इनके बीच में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप अगर ड्रॉ करते हो तो आइडिया लग जाएगा कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एवरी केस में हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहला क्या दे रखा है, जो इनका पोलराइजिंग पावर, पोटेशियम इज लेस देन कैल्शियम 2+ इज लेस देन मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम 2+ का ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज चार्ज भी ज्यादा है, चार्ज बाई साइज देखते हैं हम लोग, जिसका चार्ज बाई साइज रेशियो ज्यादा होगा उस केस में उसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। मैग्नीशियम है +2 चार्ज है, तो और साथ में इसका जो है साइज कैल्शियम के रिस्पेक्ट में कम होगा, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। कैल्शियम का पोटेशियम से ज्यादा होगा, क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज है और पोटेशियम पे +1 चार्ज है, तो यानी कि पोलराइजिंग पावर का ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट हो जाता है। पोलराइजिंग पावर ऑर्डर विल बी करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड देख लेते हैं, तो सेकेंड में मेंशन किया गया है कि CH4 अमोनिया एंड द H2, ये बॉइलिंग पॉइंट का दे रखा है, ठीक है, NH3 एंड 1। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे क्लियरली समझो तो ये डिपेंड कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ज्यादा होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ज्यादा होगा मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, बट वैसा नहीं फॉर्म कर पाएगा जिस तरीके का वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा NH3 से, और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कंपेयर टू CH4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से, बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से ये भी ऑर्डर करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, तो थर्ड दे रखा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऑक्सीजन टेलिनियम सल्फर, ये भी सही है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सल्फर का ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट का ज्यादा होगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा और साइज भी बड़ा है। ऑक्सीजन की साइज स्मॉलर होने की वजह से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप फोर्थ वन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ जो ऑर्डर दे रहा है इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट का दे रखा है, BiS3 इज ग्रेटर देन SvS3 इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन AsH3 इज ग्रेटर देन PS3। ये बॉइलिंग पॉइंट का दे रखा है, जो कि गलत है,
क्यों गलत है? क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और pH3 का सबसे कम होगा। तो क्योंकि NH3 में क्या होगा, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा और अदर के केस में मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन केस में ये ऑर्डर उल्टा जो है, अगर मैं नाइट्रोजन सीरीज को बात करूं, ठीक है, NPS, ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड का ज्यादा हो जाएगा और इस तरीके से ऑर्डर फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेट करेगा, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का ज्यादा हो जाएगा अदर हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में। तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या मेंशन किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में मेंशन किया गया है कि MCO3 जो कि डिसोसिएट होकर फॉर्म कर रहा है, MCO3 सॉलिड मेटल कार्बोनेट, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में CO2 गैस जनरेट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO2 एट 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका हो जाएगा ये 400 केल्विन एंड 147 यानी कि 420 केल्विन आर द 0.14 एंड 0.35 बार रिस्पेक्टिवली। हम लोगों को द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नियरली, तो इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? हम लोग को एक रिलेशन ये दिखता होगा, log K2/K1, log K2/K1, और यहां पे ये हो जाएगा आपका log K2/K1 इक्वल टू डेल H। हम लोग को ये इंथैल्पी कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब यहां पे कैसे रिलेशन निकाला जा सकता है Kp का? तो हम लोगों को पता है कि Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हम लोग को पता है दोनों टेम्परेचर पे, तो K2 सेकेंड टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर दे रखा है log ऑफ 0.35 डिवाइड बाय log ऑफ 0.14। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर एट द सेकेंड टेम्परेचर, दूसरे वाले टेम्परेचर पे, और पार्शियल प्रेशर एट द फर्स्ट टेम्परेचर। तो डेल H डिवाइड बाय 2.303 R 1/T1 जो कि 400 है, 1/T2 जो कि 420 है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी ये होगी 64 किलो जूल पर मोल। आप कैलकुलेशन करना, रेस्ट पार्ट में आपके ऊपर छोड़ता हूं। 64 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर नहीं कैलकुलेट करते हो तब भी ठीक है। तो द इंथैल्पी ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा कि नहीं, अब इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू देगा डेल H को। ठीक है, तो द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नियरली 64 किलो जूल पर मोल, करेक्ट है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिक्रीजेस द यील्ड ऑफ गैस एट द इक्विलिब्रियम। तो यहां पे देख सकते हो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल फेवर द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा अगर एंडोथर्मिक के केस में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो। ठीक है, तो एंडोथर्मिक है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया। फोर्थ की बात कर ले, ऑन द एडिशन ऑफ MCO3 एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। MCO3 सॉलिड है, इसकी एक्टिविटी 1 है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका इक्विलिब्रियम पे। अगर आप ऐड भी करते हो या रिमूव करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट वैल्यू विल बी फिक्स, दैट विल डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हम लोग को दे रखा होगा, और अगर वो फिक्स हो गया तो उसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है 1,3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दे रखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, इन हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज अकर इन द विजुअल रीजन, ये गलत है। जो हाइड्रोजन एटम की बात किया जाए तो इसमें जो लाइमन सीरीज होगा ये आएगा यूवी रेंज में। ठीक है, लाइमन आ जाएगा आपका यूवी रीजन में, ना कि विजुअल रीजन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड, हाइड्रोजन एटम बार्मर सीरीज फर्स्ट 4 लाइन अकर इन द विजुअल रीजन। यस, जो पहला 4 लाइन होगा अगर बार्मर सीरीज की बात करें तो फर्स्ट 4 लाइन, नॉट ऑल, यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट 4 लाइन जो बार्मर सीरीज है ये आएंगे विजुअल रीजन के अंदर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम पास्चन सीरीज अकर इन द इंफ्रारेड। हाँ सही है, अगर हम लोग जाए तो यूवी देन विजिबल। ठीक है, विबग्योर मैं लिख सकता हूँ, विबग्योर, और इधर आ जाएगा आपका इंफ्रारेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइमन, यहाँ पे बामन होंगे और यहाँ पे पास्चन हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट।
थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ, इन हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज अकर इन द यूवी रीजन, ठीक है, यहाँ पे लाइमन यूवी रीजन में आएगा और जो है इंफ्रारेड फास्टेंट सीरीज में, तो फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4, ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दे रखा है, select the correct option Kw ionic product of water is equilibrium constant, बिल्कुल सही है कि Kw होगा ये equilibrium constant of water का, ठीक है, equilibrium constant, ये भी एक equilibrium constant है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या मेंशन किया गया, pH ऑफ हॉट वाटर इज मोर देन कोल्ड वाटर, नहीं pH लेस हो जाएगा बिकॉज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। तो अगर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो 10⁻⁻⁴ होगा, तो 10⁻⁷ H प्लस होगा, 10⁻⁷ OH माइनस होगा, यही होगा। तो pH एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, pH अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हो तो ये जो है आपको दे देगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये दे देगा 7। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो कि बढ़ा तो -6 हो गया, तो pH विल डिक्रीज एट द टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा। तो हॉट वाटर के केस में जो pH होगा वो लेस होगा, न कि ज्यादा होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड की बात कर ले, तो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AB ऑन द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, अल्फा आल्सो इंक्रीजेस। यस, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, अल्फा इंक्रीज कर जाएगा एज अ डाइल्यूशन अगर हम लोग करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट कि जो है डाइल्यूशन इंक्रीजेस, अल्फा आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। फॉर प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर है मींस जिसमें H प्लस और OH माइनस का इक्वल है, तो pK और pKb दोनों इक्वल हो जाते हैं इस केस में, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ठीक है, सही है 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 13 के केस में क्या दे रखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, इफ द रियल गैसेस हैव सेम वैल्यू ऑफ बी वैल्यू को सेम रखा है बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, देन द गैस हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ ए विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम। सही है, बिकॉज अगर देखो आप ए क्या दिखाता है, ए दिखाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी कि एट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू अगर किसी मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा है, यानी कि बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम कर रहा है वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम विल गोइंग टू डिक्रीज, लेसर वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा कंपेयर टू अगर हम लोग लेते हैं। तो इफ टू रियल गैसेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ बी बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, देन द वैल्यू हैविंग the gas having larger value of A will occupy lesser volume, option A first is correct. Second क्या दे रखा है, if two real gases having same value of B but different value of A, then the gas having larger value of A will occupy larger volume, ये incorrect हो जाता है, ठीक है, क्योंकि just opposite दिया हुआ है फर्स्ट का। सेकेंड देखिए, if two real gases have same value of A but different value of B, then the value of B larger will be the compressible, larger will be more compressible। नहीं, B क्या दिखाता है, अगर देखा जाए तो B ये रिपल्सन को दिखाता है, रिपल्सन बिटवीन गैसेस, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल। अब एक बात मुझे बताओ, जिसमें B की वैल्यू ज्यादा होगा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, उस मॉलिक्यूल को पास लाने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, जब क्लोज नहीं आएंगे तो कंप्रेसिबल नहीं होंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। शायद फोर्थ इसका जस्ट अपोजिट दे रखा होगा कि इफ टू रियल गैसेस हैव सेम वैल्यू ऑफ ए बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी, देन द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बी लार्जर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। दैट ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 1,4 और क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दे रखा है, यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ml, दिस इज द 50 ml 0.1 molar NaOH, the solution, on the addition of 450 ml of water to this solution pH become 30। तो अगर हम लोग यहाँ पे pH कैलकुलेट करें, एक बार हम लोग देखते हैं इसको, तो बेसिकली यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या लिखा जा सकता है, मिलीमोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो हम लोगों ने 450 ml ऐड किया हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 500, ठीक है, यही होगा। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट कर देते हो
तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस मिल जाएगा, जो कि बेसिकली आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, यही होगा 10⁻²। ठीक है, अब जब हम लोग POH निकालेंगे तो POH क्या हो जाएगा? ठीक है, POH हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो pH क्या हो जाएगा? pH हो जाएगा 14 - 2, दैट विल गिव हाउ मच? 12। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड क्या बोला गया है कि ऑन एडिशन ऑफ 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड बफर सोल्यूशन विल फॉर्म। एसिटिक एसिड हम लोग के पास में है CH3COH, कितना मिलीमोल्स दे रखा है? ये हो गया 100 ml ऑफ 0.1 मींस 10 मिलीमोल्स। ठीक है, 10 मिलीमोल्स। अब ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ में, जो इनिशियली कितना दिया दे रखा है? 5 मिलीमोल्स, और ये क्या फॉर्म कर लेगा? सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट अलॉन्ग विथ वाटर। कितना बनेगा? तो यहां पे ये बच जाएगा 5 मिलीमोल्स। ठीक है, क्योंकि ये 5 मिलीमोल्स रिएक्शन में जाएगा, 0 मिलीमोल्स ये बचेगा और ये फॉर्म करेगा 5 मिलीमोल्स। तो आपके पास सोल्यूशन के अंदर क्या है कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस अलॉन्ग विथ वीक एसिड। क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। ये कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? बफर सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, दिस इज द बफर सॉल्यूशन। सेकेंड इज, यही मेंशन भी किया हुआ है कि ऑन एडिशन ऑफ 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड द बफर सॉल्यूशन विल फॉर्म, दैट इज वेल करेक्ट। थर्ड, ऑन द एडिशन ऑफ 50 ml 0.1 मोलर CH3COH pH बिकम 8.72। तो अगर हम लोग जो है इसको लेते हैं थर्ड के केस में, आप देखो तो ये दे रखा है CH3COH। ठीक है, कितना? 5 मिलीमोल्स, और ये भी हम लोगों ने NaOH भी लिया हुआ है 5 मिलीमोल्स। 5 मिलीमोल्स, तो ये भी बनाएगा कितना? सोडियम एसीटेट। कितना बनेगा? इनिशियल तो 0 था, लेकिन ये फाइनली आपस में रिएक्ट कर जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन में जाएगा, ये बना लेगा 5 मिलीमोल्स। अब यहाँ पे pH कैलकुलेट करना है, तो pH कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो pH इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस जाएगा। pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa + log C। ठीक है, pH + log C, ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो 7 + 1/2 pKa दे है मेंशन। ठीक है, pKa 4.74, तो यहाँ पे आप रख दो 4.74 प्लस log C, यानी कि log मिलीमोल्स है ना, तो log 5/100, ये आपको जो है वैल्यू दे देगा log 5/100। ठीक है, ये दे देगा वैल्यू आपको 8.72, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा थर्ड वाले केस में। फोर्थ क्या दे रखा है? ऑन द एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH बफर सोल्यूशन विल फॉर्म। नहीं, अगर आप देखते हो इसमें क्या है कि CH3COH ये लिया गया 2.5 मिलीमोल्स, 25 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड मींस आपका हो गया 2.5 मिलीमोल्स। ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, कितने? तो 5 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिटिक एसिड कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कंजप्शन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5 मिलीमोल्स, यानी कि इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म बफर सोल्यूशन। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड फोर्थ विल बी नॉट करेक्ट। ठीक है, 1 नहीं करेक्ट होगा क्योंकि pH आ रहा है 12, pH आ रहा है यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 दे रखा है, तो 2, 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें इन्होंने दे रखा है फॉर रिएक्शन, यहाँ पे NH3 को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये बना रहा है NaNH2 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक्टिव हाइड्रोजन के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ P, मान लो ये P हो गया, हाइड्रोलिसिस अगर इसका किया जाए, NaNH2 का हाइड्रोलिसिस अगर मैं करता हूं तो क्या दे देगा? ये दे देगा NaOH along with अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस विल प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड क्या मेंशन किया है? गैस Q रिएक्ट विथ लिथियम टू प्रोड्यूस अ रिएक्टिव सॉल्ट। यस, Q क्या है? हाइड्रोजन, ये लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, और लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा जो कि रिएक्टिव सॉलिड होगा, बिकॉज हाइड्राइड जनरेट करेगा। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, एनायनिक पार्ट ऑफ P इज वीकर बेस देन NH3, NH2 माइनस एनायनिक पार्ट होगा इस P का, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा अमोनिया के रिस्पेक्ट में, तो थर्ड इज नॉट करेक्ट। फोर्थ में क्या दिया है? गैस Q इज ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन लिथियम इज रिएक्ट विथ जो है अमोनिया। तो अगर मैं लिथियम को NH3 के साथ मैं ट्रीट करता हूं
ठीक है। तो ये जनरेट करेगा LiNH2 और साथ में जनरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। यस, जो गैस Q है वो भी यहाँ पे रिलीज होगा जब लिथियम रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ में, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में 1, 2, 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है अगर क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए, बिकॉज एक बड़ा सा ही प्रॉब्लम दे रखा है, बट हम लोग को ऑब्जर्व करना होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अब देखो इसमें क्या डेटा दे रखा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, P वर्सेस V का कर्व है, यहाँ पे A टू D, ठीक है, ये टू B, ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, देन B टू C ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंड C टू A, C टू D ये हो जाएगा आपका आइसोबारिक, और D टू A देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका आइसोबारिक, और ये हो जाएगा आइसोकोरिक। C टू D इज आइसोकोरिक। तब देखिए आप इसमें 1 by 1 क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। इंफॉर्मेशन फर्स्ट, द टेम्परेचर एट स्टेट A इज 300 केल्विन, यहाँ पे ये 300 केल्विन दे रखा है। देन उसके अलावा द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम B टू C, ठीक है, डबल द वॉल्यूम ऑफ B टू C डबल्स द वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर मान लूं कि P है, वॉल्यूम मान लूं V है B पॉइंट पे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा P/2 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2V। ठीक है, ये चीज होगा C पॉइंट पे। नेक्स्ट, द एंट्रोपी चेंज फ्रॉम C टू D, एंट्रोपी चेंज यहाँ से डेल्टा S की वैल्यू जो मुझे मिल रहा है दैट इज 4ln16 कैलोरी, 4ln16 कैलोरी। नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन, यही इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसके अलावा तो और इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कैसे अप्रोच जाना चाहिए इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे। इसमें देखिए आप यहाँ पे ये जो प्रोसेस है C टू D के लिए हम लोग जा सकते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है एंट्रोपी चेंज का। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज अगर मैं कंसीडर करूं डेल्टा एस सी डी दैट इज इक्वल टू NCV ln TD बाई TC। ठीक है, TD बाई TC। अब मैं यहाँ पे इसको क्या रख सकता हूँ, मान लीजिए कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको मैं लिखा जा सकता है NCV ln PD बाई PC। ठीक है, और PC P/2 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं प्रेशर निकाल देता हूँ ताकि A का प्रेशर निकल आएगा। तो ये जो वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है 4ln16 दैट इज इक्वल टू NCV 1 मोल है, CV की वैल्यू हो जाएगा R बाई गामा माइनस 1, R की वैल्यू 2, 1.5 माइनस 1 ये जो है 4 हो जाएगा, ln PD बाई PC, PD की वैल्यू हम लोग को निकालना है, और PC हम लोग रख सकते हैं P/2। ठीक है, तो यहां से अगर कैंसिल आउट कर दोगे ये वैल्यू पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। PD बाई PC इक्वल टू P/2 इक्वल टू हाउ मच, दैट विल गिव 16। ठीक है, अब यहां से PD की वैल्यू जो कि PA के बराबर होगा, बिकॉज आइसोबारिक है, D टू A आइसोबारिक है, तो PD इक्वल टू PA दैट विल गिव हाउ मच, दैट विल बी 8P। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर निकल आया 8P यहाँ पे और P यहाँ पे, करेक्ट। तो इजीली हम लोग जो है आगे के लिए कैलकुलेशन के लिए जा सकते हैं कि हम लोग इसका टेम्परेचर और टेम्परेचर में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, देखिए आप TA बाई TB, ठीक है, या आपने चाहे तो अपने लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से डिराइव भी कर सकते हो, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। A टू B की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो P पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग को रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर में निकालना है, क्योंकि यहां पे मुझे प्रेशर पता चल गया, इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 8P है, टेम्परेचर मुझे पता है दैट इज 300। यहां पे मुझे टेम्परेचर निकालना है, यहां पे मुझे टेम्परेचर निकालना है, बिकॉज आइसोथर्मल है तो C का भी टेम्परेचर, B टू C आइसोथर्मल है तो वहां से भी इसका टेम्परेचर निकल आएगा। तो PV इक्वल टू nRT, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो मैं वॉल्यूम की जगह मैं रख सकता हूं T/P। ठीक है, वॉल्यूम की जगह रखा जा सकता है T/P, तो आप क्या लिख सकते हो, P डिवाइड बाई T/P गामा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूं, ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है रिलेशन को कि इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स P द पावर गामा T गामा एंड P द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। या इसको और भी सिंप्लीफाई कर दे तो हो जाएगा T P द पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, वही रिलेशन हम लोग रखते हैं यहाँ पे। क्या रखें, तो TA TB बाई TA, ठीक है, इक्वल टू PA बाई PB 1 माइनस गामा बाई गामा। ठीक है,
तो टीबी हम लोग को निकालना है, तो टीबी डिवाइड बाई 300, ठीक है। प्रेशर हो गया यहाँ पे 8P और बी का प्रेशर हो गया P, ठीक है, बी का प्रेशर हो गया P। अब यहाँ पे 1 माइनस गामा बाई गामा, ये निकालोगे तो अगर इस वैल्यू को आप निकालते हो तो ये वैल्यू आपको मिलेगा टीबी इक्वल टू 150 केल्विन, ये हो जाएगा 150 केल्विन, 150 केल्विन। तो टीसी का भी प्रेशर, टीसी का भी वही होगा, टीबी इक्वल टू टीसी, बिकॉज ये आइसोथर्मल हुआ। अब हम लोग को निकालना है प्रेशर, टेम्परेचर 80, तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। यहां से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। टेम्परेचर कैसे निकाला जाए, तो देखो आप टीडी बाई टीसी इक्वल टू पीडी बाई पीसी, ठीक है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। टीडी हम लोग को निकालना है, टीसी हो जाएगा आपका 150, पीडी की वैल्यू 8P है और ये हो गया आपका P/2, ठीक है। यानी कि जो टीडी होगा ये आ जाएगा आपका 2400 केल्विन। अच्छा खासा इसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने, तो यानी कि इसमें देखो एक टेम्परेचर दे रखा है, तो टेम्परेचर एट पॉइंट डी इज 2400 केल्विन, यानी कि ये सेकेंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट और भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम फ्रॉम डी टू ए। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, हम लोग यहाँ पे डेल एच कहाँ से कहाँ तक, डी टू ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V, NR ln V2 बाई V, ठीक है, V2 बाई V। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपके वैल्यू आ जाएगा माइनस, आप रख सकते हो CV की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस 3R ln 8, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो T2, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, TD बाई टी है, यहाँ पे 24 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा आपका NCV, मैं इसको कर ही देता हूँ, CV की वैल्यू कितनी है, तो R बाई 0.5, दैट इज R बाई 0.5 मीन्स 2 बाई 0.5 मीन्स 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 ln, और T2 बाई T1 मीन्स इसका जो टेम्परेचर है 324, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 ln 8 प्लस यहाँ पे आपका वैल्यू क्या दे रखा है R मीन्स ये हो जाएगा 2 ln V2 बाई V1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ये कैलकुलेट कर सकते हो NR ln V2 बाई V1, जो कि हम लोग का जो रिलेशन है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो हम लोग इसको TD बाई TS ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका V2 बाई V1 मीन्स रिवर्सिबल, वॉल्यूम इज भी डायरेक्टली, वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा तो ये वैल्यू दे देगा आपको NR ln TA बाई TD, दैट विल गिव हाउ मच 300 बाई 24, ठीक है। तो ये जो फाइनल वैल्यू देगा ये हो जाएगा माइनस 3R ln, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो 2, और ये जो वैल्यू आ जाएगा मीन्स NCV ln T2 बाई T1, इसको हम लोग NR ln V2 बाई V1, क्योंकि आइसोफोरिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो मैं V2 बाई V1 को T2 बाई T1 के टर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, T2 बाई T1 के टर्म में भी लिखा जा सकता है। यहाँ से आपका रिलेशन निकल आएगा, ठीक है। तो आई थिंक कहीं पे गलत किया जा रहा है क्या, आप देख लो, ये पहला, या इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई करके NCV प्लस R ln T2 बाई T1, ये लिखा जा सकता है T2 बाई T। तो इसमें अगर हम लोग रख दें, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू CV की वैल्यू R बाई गामा माइनस 1, यानी कि R बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा R डिवाइड बाई 1.5 2R, और ये R हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3R, सॉरी मैंने R को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, ये हो जाएगा 3R ln कितना 300 T2 है, D2A के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, D2A 300 डिवाइड बाई 24, दैट विल गिव हाउ मच माइनस 3R ln 8, यही चीज आएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देख लीजिए और भी जो प्रोसेस है, द वर्क डन फ्रॉम A टू B एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ Q इक्वल टू माइनस W, ठीक है, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा U इक्वल टू W, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W,
अब W की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, एन सी वी T2 माइनस T1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, CV की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे CV की वैल्यू हो गई R बाई 1.5 यानी कि 2R T2 माइनस T1, टेम्परेचर यहाँ पे आपका क्या निकाला गया था 150 और 300, माइनस 150 हो जाएगा, तो माइनस 150, ठीक है 150, तो ये कितना दे देगा माइनस 600 कैलोरी, ठीक है ये सही है, माइनस 600 कैलोरी, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। वर्क डन फ्रॉम A टू B हो गया, B टू C आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन क्या निकाल सकते हैं, ये है B टू C, क्या हो जाएगा NR ln, ठीक है nRT ln V2 बाई V1, तो यहाँ पर 2V है और टेम्परेचर क्या दे रखा है, टेम्परेचर इसका 150 दे रखा है, तो 150 इंटू R की वैल्यू 2, दैट विल गिव 300 ln V2 बाई V1, दैट मीन्स ln 2, ठीक है ये माइनस में आएगा, माइनस nRT ln, ठीक है ये चीज हो जाएगा। यानी कि इस केस में क्वेश्चन नंबर 16 के केस में 1 2 3 4 ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक वे से जाना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेप में आपको जो है थोड़ा सा वैल्यूज निकालते वक्त ध्यान रखना होगा। तो मैंने क्या किया प्रोसेस को, A टू B एडियाबेटिक है, B टू C जो है आपका आइसोथर्मल है, C टू D ये दे रखा है, तो मैंने C और D से हेल्प लिया। प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया, ऑफ डी प्रेशर का कैलकुलेट करने के बाद इसमें हम लोग टेम्परेचर का रिलेशन निकाले हुए हैं। तो ओवरऑल इसको देख लो कि कैसे अप्रोच किया गया। तो एक अच्छा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 60। ओवरऑल पेपर में आपको देखोगे तो 50% से ऊपर क्वेश्चन इजी है जिसको अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करते रहो, मिलते हैं फिर पेपर 2 के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।